हेलो एवरीवन, आज शुरू करते हैं एंटेंगल स्टडी की एक नई वीडियो जिसमें हम बात कर रहे हैं एनडीए फिजिक्स की। एनडीए फिजिक्स में हमने लास्ट वीडियो में पहला चैप्टर लिया था जिसका नाम था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उस यूनिट्स एंड मेजरमेंट की जो भी थ्योरी थी या फिर जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने सारे उस वीडियो में कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी एनडीए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या क्या क्वेश्चन होंगे, कैसे टैकल करे जाएंगे क्वेश्चंस को। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एनडीए की क्वेश्चंस की। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में आपके पास जो दिख रहा है कि आपको ये मैच द फॉलोइंग वाला ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में आपको यूनिट्स एक तरफ दी हुई है, एक तरफ आपको फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, यूनिट्स को फिजिकल क्वांटिटी से मैच करवाना है। अब जरा देख लेते हैं कैसे मैच होगा। तो मैंने कहा आपको कि इस तरफ दिया हुआ है आपके पास यूनिट्स और उस तरफ दी हुई है आपके पास फिजिकल क्वांटिटी। अब जब हम इनको मैच करना है तो कैसे करेंगे, तो दिख रहा होगा आप लोगों को कि जो आपकी वॉट है, वॉट किसकी यूनिट होती है, तो आपने कहा वॉट होती है पावर की। यानी वॉट को हम सेकंड से मिला देंगे कि वॉट किसकी यूनिट है, पावर की, जो आपको दिखाई दे रहा है वॉट किसकी है, पावर की। फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके बाद आ रहा है आपका टेस्ला। तो टेस्ला आपको पता होनी चाहिए यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो याद रखना टेस्ला किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड की। नेक्स्ट है आपके पास कुलॉम। तो कुलॉम जो होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं कुलॉम। फिर लास्ट आपका आया कैंडेला। कैंडेला को हम शो करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी जो आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है वो होती है आपकी कैंडेला। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये, और इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, कैंडेला, जिसको हम स्मॉल सी डी से शो करते हैं। ठीक है, इतना सब लोगों को मैच द फॉलोइंग में समझ में आ रहा हूं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम शो करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू से। पावर को हम शो करते हैं पी से। फिर लुमिनस इंटेंसिटी को हम शो करते हैं आई से। और मैग्नेटिक फील्ड को हम शो करते हैं कैपिटल बी से। जो ये बी है मैग्नेटिक फील्ड, ये वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी जो भी सारी क्वांटिटी यहाँ पर लिखी हुई है वो सारी की सारी आपकी होंगी स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा जो भी क्वांटिटी है जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, पावर भी स्केलर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में भी आपको मैच द फॉलोइंग ही करना है। अब जो ये मैच द फॉलोइंग वाला ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है और एक तरफ आपकी यूनिट दी हुई है। एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी, एक तरफ यूनिट, आपको यहाँ पर मैच करना है। जैसे पावर, तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट या किलोवाट में, तो यानी मुझे दिखाई दे रहा है पहले का 4 होगा। फिर नेक्स्ट है आपका एनर्जी। तो फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए कि पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन में टाइम। पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाई टाइम। अगर इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करूंगा पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, तो एनर्जी क्या होगा आपका, तो आप बोलोगे पावर इंटू में टाइम। पावर इंटू में टाइम। पावर की जो यूनिट होती है वो होती है किलोवाट, और अगर मैं टाइम को लूं तो ये आर में हो जाएगा, यानी किलोवाट आवर किसकी आ जाएगी, तो आपने कहा ये आ जाएगी एनर्जी की यूनिट। तो एनर्जी की यूनिट को आप मैच कर दें 5 से। फिर आ रहा है आपका मोमेंटम। तो जो मोमेंटम आपका होता है, मोमेंटम को स्मॉल पी से शो करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू में वेलोसिटी। मास इंटू में वेलोसिटी। अब अगर यहां से यूनिट लिखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं यहां से यूनिट देखूं तो मास की यूनिट होती है केजी में, और इसकी होती है मीटर पर सेकंड में या मीटर सेकंड इनवर्स में। तो यहां पर कौन सा दिखाई दे रहा है मुझे, तो मोमेंटम मुझे 1 दिखाई दे रहा है, यानी केजी मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला सब लोगों को पता होना चाहिए, फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स की जो यूनिट होती है वो किसमें होती है, न्यूटन में। और अपॉन में जो एरिया है वो किसमें होगा, मीटर स्क्वायर में, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कौन से वाला होगा आपका, थर्ड वाला। इसे हम इसको रिप्रेजेंट करें। ठीक है, इतनी आपको बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट अगली चीज। इसके बाद अगला जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो उस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सारी की सारी जो भी लेंथ की यूनिट है, ये सारी की सारी लेंथ की यूनिट है, जैसे कि एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन और नैनोमीटर। ये सारी की सारी जो यूनिट्स आपके पास लिखी हुई है, ये सारी की सारी यूनिट किसकी है, डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स है। इन यूनिट्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। तो याद होना चाहिए जो एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम को हम शो करते हैं ए के ऊपर ऐसे नॉट लगा के, और इसको हम बोलते हैं, यानी पता होना चाहिए कि 1, यहां पर साइड में लिख देते हैं, 1 किसके बराबर होता है, तो याद रखना 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर के बराबर।
1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। फिर आता है माइक्रोन, माइक्रोन को शो करते हैं ऐसे म्यू से। तो 1 माइक्रोन जो आपका होता है वो होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास जो नैनोमीटर। तो नैनोमीटर 1 nm से शो करते हैं इसको, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹ मीटर। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो सबसे जो छोटी यूनिट है वो कौन सी है? एंगस्ट्रॉम है। फिर कौन सी आएगी? फिर आएगी आपकी थर्ड वाली, फिर आएगी आपकी सेकंड वाली, यानी 132। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले एंगस्ट्रॉम, फिर आएगा नैनोमीटर, फिर आएगा माइक्रो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है आपको कि जो फेरड होता है, ये फेरड किसकी यूनिट है? तो आपने कहा कि जो फेरड होता है ये होता है कैपेसिटेंस की यूनिट। पता होना चाहिए फेरड किसकी यूनिट होती है? कैपेसिटेंस की यूनिट। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C इक्वल्स टू Q अपॉन में V। ये आपका क्लास 11th में आएगा। यानी जो आपका कैपेसिटेंस है वो होता है आपका चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा C इक्वल्स टू Q बाई V। तो और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? फेरड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है वो है SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। अब जो ये सरफेस टेंशन आपके पास दिया हुआ है, सरफेस टेंशन, ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड 11th क्लास में आपके पास आएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। उसमें ये वाला टॉपिक आएगा सरफेस टेंशन वाला। तो इसमें जब आप इसकी SI यूनिट की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो फॉर्मूला जो इसका होता है वो होता है सिग्मा S इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में लेंथ। तो F/L इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर इसका फॉर्मूला F/L है तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? तो आपने कहा फोर्स तो होता है न्यूटन, और जो लेंथ होता है वो क्या होता है? मीटर। तो यानी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? न्यूटन पर मीटर। यानी बी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर मीटर। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। इसके बाद आगे आपके पास अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कि जो आपके पास ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी हुई है, इसमें फिजिकल क्वांटिटी और SI यूनिट्स है। तो ये इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो यूनिट्स वाले पूछे जा रहे हैं एनडीए में। वो यूनिट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आपको यूनिट पता होनी चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली आपको उसके फॉर्मूले मेनली याद होने चाहिए। अब जैसे आपके पास यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल की अगर बात कर रहे हैं तो सॉलिड एंगल की जो SI यूनिट होगी या फिर सॉलिड एंगल की जो यूनिट होगी वो होती है st रेडियंस। तो st रेडियन यानी जो सेकंड वाला ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। यानी ए वाला जो ऑप्शन है या ए वाला जो पॉइंट है उसको आपको 2 से मैच करवाना है। फिर नेक्स्ट है आपके पास इंपल्स। इंपल्स का जो यूनिट होती है, असल में जो इंपल्स का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ लिख देता हूं मैं। इंपल्स का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर साइड में लिख देते हैं। इंपल्स का जो फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू, इंपल्स का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इनटू में चेंज इन टाइम या फिर टाइम। यानी जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी? आपने कहा न्यूटन इनटू में सेकंड, क्योंकि इसकी यूनिट होती है न्यूटन, इसकी यूनिट होगी सेकंड, यानी न्यूटन इनटू सेकंड। यानी इंपल्स को मैं किससे मैच कर दूंगा? 3 वाले ऑप्शन से मैच कर दूंगा। तो इसको मैंने ऐसे मैच कर दिया ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है, विस्कोसिटी को सबसे पहले विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है विस्कस फोर्स का FV इक्वल्स टू ये होता है ईटा A डेल V बाई डेल Z। इससे हम इसको लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है इसमें जो ईटा है, इस ईटा को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। अगर आप इसको शो करेंगे या आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसकी यूनिट आएगी वो कितनी आएगी? तो आप बोलेंगे इसकी आएगी, अगर इसको मैं लिख दूं सॉल्व कर लूं तो जो ईटा इक्वल्स टू आएगा फोर्स इनटू में डेल्टा Z, और अपॉन में आ जाएगा एरिया इनटू में डेल्टा V। तो आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आपका यहां से आएगा वो कितना आएगा? जरा देख लेते हैं यहां से। तो आंसर आपका आएगा सबसे पहले न्यूटन। ठीक है, इसके बाद जो Z होता है, Z को हम बोलते हैं क्या चीज? डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है मीटर में, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा फिर एरिया मीटर स्क्वायर में, और ये आ जाएगा आपके पास वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहां से जो जो आंसर आपका आएगा वो कितना आएगा? तो आप बोलेंगे ये आंसर आपका आ जाएगा न्यूटन से मीटर हो जाएगा कैंसिल। तो आंसर आपका आएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो आपका आ रहा है इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोल सकते हैं। यानी पास्कल सेकंड आपका कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन सही है। इसका मतलब है कि सी वाले को आप फोर्स से मैच करोगे।
ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया, तो यानी उसको हम बोल देंगे पास्कल। तो फोर्स बाई एरिया यहां पर भी हो रहा था, जिसको मैंने क्या बोला था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको मैंने पास्कल में डिनोट कर लिया था। यानी जो पास्कल सेकंड है वो किसकी यूनिट है, विस्कोसिटी की, और जो प्रेशर है वो है पास्कल किसका, प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको आराम से इजिली सॉल्व कर। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन, सेम यूनिट एज द प्रेशर। ऐसी कौन सी यहाँ पर क्वांटिटी दी हुई है ऑप्शन में जिसकी सेम यूनिट है एज द प्रेशर, जैसे प्रेशर की है सेम वैसी है। तो प्रेशर की क्या होती है, तो आपने कहा प्रेशर की आपकी फोर्स बाय एरिया, यानी इसकी होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए स्ट्रेस की भी यही होती है, यानी स्ट्रेस का फॉर्मूला सिग्मा, सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का वो भी होता है आपका फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स बाई एरिया यहां पर भी हो जाएगा, ठीक है, बट यहां पर एरिया दूसरा होता है, मतलब सॉरी फोर्स दूसरा होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होता है। बट जब हम यूनिट लिखेंगे तो यूनिट तो सेम ही आएगी। फोर्स की कितनी आएगी, तो आपने कहा फोर्स की आएगी न्यूटन और एरिया की आएगी मीटर स्क्वायर, तो जो कि आपकी प्रेशर की भी सेम होती है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होती है। तो यानी इन दोनों की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, एकदम सेम। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगला आपके पास आ रहा है इंडक्टेंस। तो बोल रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस तो कितना होगा भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी। क्या होती है, हेनरी। ठीक है, यानी इंडक्टेंस को हम अगर मैं दिखाऊं तो इंडक्टेंस क्लास 12 में आप जब देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा, इस टाइप से आपको इंडक्टेंस नजर आएगा। ये इंडक्टेंस जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर इसकी जो यूनिट आएगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हेनरी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कैपिटल एस से शो करते हैं। ठीक है, तो यानी जो सी ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाए। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब जो लाइट ईयर यहां पर बोल रहा है, लाइट ईयर किसकी यूनिट होगी, तो आपने कहा लाइट ईयर, तो यानी ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होती है, यानी जैसे एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस है, सन से लेके अर्थ तक की डिस्टेंस, तो वो किसमें मेजर की जाएगी, लाइट ईयर्स में मेजर कर पाएंगे हम उसको। तो ये डिस्टेंस की यूनिट होती है, यानी बी ऑप्शन एकदम सही हो जाए। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। इसके बाद है डायमेंशन ऑफ इंपल्स। तो जब भी डायमेंशन निकले हैं तो उसका कम से कम आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो इंपल्स का फॉर्मूला होता है, यानी आई इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू में टाइम, या चेंज इन टाइम। ठीक है, अब अगर इसकी मैं कोई यूनिट लिखनी है तो क्या लिखूंगा, फोर्स की मुझे पता है डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन होती है m/l(t-2) और टाइम की होती है t। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो जो आंसर आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ये आ जाएगा m, ये आ जाएगा m/l(t-1). तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तो ऑप्शन 1 आपका सही है, या ए ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन, यानी इसमें से कौन से ऐसे पेयर हैं जिनकी डायमेंशन सेम नहीं है। तो देखो पहले पेयर में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, तो एनर्जी चाहे कोई भी हो, जो इसकी डायमेंशन होगी वो क्या होगी, सेम ही होगी। इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी अगर मैं लिख दूं यहां पर, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई, या फिर कई कई लोग इसको रो से शो करते हैं, तो रो से बना देता हूं, रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो जो इसकी डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, तो आपने कहा डायमेंशन इसकी होगी मीटर L-3, ये होगी इसकी डायमेंशन, ML-3 इसकी क्या होगी, डायमेंशन। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। ठीक है, तो यानी किसी सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में दूसरे सब्सटेंस की अगर हम डेंसिटी को देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव जो डेंसिटी, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो डेंसिटी से डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यूनिट लेस आएगा। ठीक है, यानी इस पेयर में जो डायमेंशन मतलब जो यूनिट है वो क्या नहीं है, सेम नहीं है। फिर बात करते हैं अगला नेक्स्ट, फोकल लेंथ और हाइट दोनों क्या है, डिस्टेंस है, दोनों की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, एकदम सेम होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों फोर्स है तो दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। यानी जो आपका बी ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। इस ऑप्शन में जो डेंसिटी है और जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है जिसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, दोनों की यूनिट सेम नहीं होगी, जिसमें की डेंसिटी की होती है ML-3, और जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो हो जाएगी आपकी डायमेंशन लेस।
ठीक है, यूनिटलेस, या फिर हम इसको यहां पर बोल सकते हैं यूनिट की बात कर रहा है तो हम लिख सकते हैं यहां पर, सॉरी डायमेंशन की बात कर रहा है तो हम लिख सकते हैं यहां पर डायमेंशनलेस। ठीक है, ये यूनिटलेस भी है और डायमेंशनलेस भी है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगला आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज। तो याद रखना हमेशा कि कभी भी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमेशा जो डिस्टेंस से क्या होती है, छोटी या उसके बराबर होती है। तो कभी भी अगर हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को हम फिजिक्स में एस से शो करते हैं, डिस्टेंस को हम एक्स से शो करते हैं, तो कभी भी अगर इनका आप रेशियो लेंगे तो ये रेशियो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी या हमेशा उससे ज्यादा ही होगी। तो यानी जो आपका ऑप्शन आ जाएगा वो सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, यानी इक्वल्स टू और लेस देन 1। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो देखना स्ट्रिंग तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती ही है, पता है हमें, क्योंकि ये रेशियो है। दूसरा रिलेटिव डेंसिटी, अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी थी, वो भी रेशियो है, वो भी क्या होगी, डायमेंशनलेस। अब जो आपका एंगल है ये भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि ये भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, चाहे प्लेन एंगल हो चाहे सॉलिड एंगल हो। बट यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन मैंने पढ़ाई थी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता था 1/टाइम। तो अगर इसकी हम डायमेंशन लिख देंगे तो डायमेंशन होगी इसकी m0 l0 t-1। तो इसका मतलब है इनमें से केवल फ्रीक्वेंसी है जो डायमेंशनलेस नहीं होगी, और सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं 1 डायन किसके बराबर होगा। तो जो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो एक बेसिक सी जो कन्वर्जन है आपको पता होना चाहिए फोर्स का, कि 1 जो आपका न्यूटन होता है वो होता है 10⁵ डायन के बराबर। 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना होगा, 10⁵ डायन। तो इसका मतलब क्या है कि जो 1 डायन होगा, 1 डायन होगा वो 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर होगा। साफ से रिलेशन मुझे समझ में आ रहा है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डायन होगा, तो 1 डायन इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन ही होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन को कैसे कन्वर्ट करेंगे जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में। तो आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि F इक्वल टू फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, F इक्वल टू क्या होता है, ma। तो अगर फोर्स का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो फोर्स की यूनिट यहां पर होगी न्यूटन, फोर्स की मतलब मास की होगी आपकी केजी, और एक्सेलरेशन की कितनी होती है, तो आपने कहा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन इक्वल्स टू, यहां से रिलेशन आ गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन को अगर हमें केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इजीली कि 1 न्यूटन किसके बराबर है, तो आपने बता दिया यहां से, तो आंसर आएगा 10⁻⁻5, और न्यूटन के प्लेस पे हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, तो दिखाई दे रहा है साफ साफ कि जो डी ऑप्शन है आपका सही होगा, यानी 10⁻⁻5 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट, इसके बाद आगे तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कि आपको एसआई यूनिट बतानी है किसकी, जो ये दिया हुआ है, यानी अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट। इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन नॉट और इसको हम बोलते हो म्यू नॉट। जो ये दो साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें जो ये एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, ये वाला जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी। इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, अब दूसरा साइन आपके पास आ रहा है ये वाला, जो ये साइन आपके पास आ रहा है ये वाला, जिसको हम म्यू नॉट बोलते हैं, म्यू नॉट। ये म्यू नॉट वाला जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है आपका परमियाबिलिटी को, ये रिप्रेजेंट करता है परमियाबिलिटी। अब ये है क्या, ये परमिटिविटी और परमियाबिलिटी है क्या, जरा हम इसकी बात कर लेते हैं। होता क्या है कि ये एक टाइप का रेजिस्टेंस है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेजिस्टेंस आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से शो करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रेजिस्टेंस आता है उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। और जो मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो आता है उसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। अब ये है क्या, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 12 में भी आता है, तो वहां पर आपको ये पता लगेगा कि परमिटिविटी क्या है और परमिएबिलिटी क्या है। अभी के लिए आप जस्ट इतना मान सकते हैं कि ये एक टाइप का रेजिस्टेंस है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट की, अगर इसकी मुझे डायमेंशन निकालनी है तो सबसे पहले मुझे एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पता होनी चाहिए, म्यू नॉट की डायमेंशन पता होनी चाहिए।
अब वो कैसे निकालूंगा मैं, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। असल में फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर में हमारे पास चार टाइप के फोर्सेज होते हैं, जिनमें की एक फोर्स होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगर हम फॉर्मूला देखें तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ ई इक्वल्स टू, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला होता है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, जो आप क्लास 12 में भी पढ़ेंगे। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं डायमेंशन देखूं तो ये जो फोर्स है एफ, फोर्स फोर्स की डायमेंशन मुझे पता है क्या होती है, mlt-2। यहां पर जो चार्ज है Q1 Q2, इसकी डायमेंशन भी इजीली हम निकाल सकते हैं, पहले भी हमने देखी थी, ठीक है। और आर है हमारी डिस्टेंस, और जो ये 1/4 पाई है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डायमेंशन में कोई नीड नहीं होती, इसको आप इजीली हटा सकते हैं। तो यहां से हम एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन लिख सकते हैं। तो मैंने क्या करा, सिंपली 1/4 पाई को हटा दिया। जैसे ही मैंने 1/4 पाई को हटाया तो एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/1/Fe इंटू में Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमने लिख दिया इसको इजीली। अब क्या करें, हम इस सबकी इंडिविजुअल डायमेंशन लिख लेते हैं। तो यहां से मैं इजीली क्या निकाल सकता हूं, इस एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकाल सकता हूं। अब कितनी डायमेंशन आएगी, तो मैंने कहा सबसे पहले इंडिविजुअल डायमेंशन लिख दो। तो जो ये पहला Q1 है, इसकी जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, तो आपने कहा कि इसमें फॉर्मूला आप लगा सकते हैं कि जो करंट होता है, करंट करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो टाइम की डायमेंशन आपको पता है, और चार्ज जो करंट की डायमेंशन होती है वो तो ए होती है। टाइम की डायमेंशन क्या होती है, तो आपने कहा टी होती है, कैपिटल टी। और जो आपकी करंट है उसकी डायमेंशन होती है कैपिटल ए। तो यहां से जो क्यू की डायमेंशन आएगी वो कितनी आएगी, तो आपने कहा क्यू की डायमेंशन आएगी आपकी ए अपॉन टी। तो इस वाले फॉर्मूले से मैं क्यू की डायमेंशन इजीली निकाल सकता हूं, कितनी होगी, ए इंटू टी, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब यहां से पहला जो चार्ज है इसकी डायमेंशन आ गई ए इंटू टी, दूसरा चार्ज भी सेम है, डायमेंशन तो वही चार्ज एक ही होगी, तो क्यू ए इंटू टी ये भी हो गई। और अपॉन में अगर हम इसको लिख दें, पहले इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूं। हाँ, और अपॉन में क्या लिखेंगे हम, तो आपने कहा अपॉन में तो फोर्स आ रहा है मेरा, तो फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, तो आपने कहा फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, ये होती है फोर्स की डायमेंशन, ठीक है। और इसके बाद आर स्क्वायर है, तो आर तो क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है एल, और इसका स्क्वायर कर दें यानी आंसर आएगा एल स्क्वायर। तो यहां से अगर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन मैं देखूं तो कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा कि यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो m ऊपर जाएगा तो m इनवर्स हो जाएगा, फिर एल और एल स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो एल क्यूब आएगा, और उसको अगर हम ऊपर भेज देंगे तो एल की पावर -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद टी ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और एक पावर ऊपर है, ये पावर ऊपर जाएगी, तो 1 + 2 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3। तो यानी टी की पावर कितनी हो जाएगी 3, और ए की पावर तो कितनी है 2 है यहां से, तो इजीली हम कर सकते हैं। अब जरा देखते हैं कितना आएगा। तो सबसे पहले मैंने एम को ऊपर भेजा, तो m को जब मैं ऊपर भेजूंगा, एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन है ये कितनी आएगी, m को जैसे मैंने ऊपर भेजा तो m का m इनवर्स हो गया है, ठीक है जी। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद मैंने क्या करा, l और l स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा तो l क्यूब आ गया, और उस l क्यूब को अगर मैं ऊपर भेज दूंगा तो l की पावर कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा ये हो जाएगी l-3। फिर इसके बाद मैंने कहा कि आगे जब हम चलेंगे तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो आपका ये जो आपका t बचा हुआ है, t की पावर -2 ऊपर है और t स्क्वायर ऊपर, ठीक है। नहीं है तो पहले मैं ढंग से कर लेता हूं, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले मैंने एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप मल्टीप्लाई कर लें ऊपर ही। अगर इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, a की पावर 1 a की पावर 1, तो a की पावर 2 होगी, t की पावर 1 t की पावर 1, तो t की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो पहले इसको लिख दो, ऊपर जो न्यूमरेटर है इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा a स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अपॉन में क्या आएगा जरा देख लेते हैं, तो अपॉन में आपका क्या आएगा, mlt-2, ये आएगा mlt-2, और अपॉन में कितना आएगा, तो आपने कहा बाकी आ जाएगा आपका एल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या है, m को ऊपर भेज दो तो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ये आएगा m इनवर्स। इस l को इस l के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा l की पावर 3, और l की पावर 3 ऊपर जाएगा तो l की पावर कितनी हो जाएगी भाई, तो आपने कहा l की पावर होगी -3।
फिर टी की पावर जो ये दी हुई है ये ऊपर जाएगी तो टी की पावर प्लस में हो जाएगी और 2 + 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा और ए की पावर कितनी आएगी आपकी 2 आ जाएगी। तो ये डायमेंशन किसकी होगी, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन होगी। अब इसके बाद मुझे किसकी डायमेंशन निकालनी है, तो मैंने कहा अब निकालनी है म्यू नॉट की डायमेंशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमियाबिलिटी बोलते हैं। अब इस म्यू नॉट परमियाबिलिटी की डायमेंशन कैसे निकालेंगे जरा हम देख लेते हैं। अब इसके लिए आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। जब आपको सी की वैल्यू निकालनी हो, स्पीड ऑफ लाइट निकालनी हो, तो वो कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कितना होता है, सी इक्वल्स टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इजीली आप किसी डायमेंशन निकाल सकते हैं, तो आपने कहा यहां से मैं म्यू नॉट की डायमेंशन निकाल सकता हूं क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की निकाल चुका हूं। तो क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 ये आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे म्यू नॉट की डायमेंशन चाहिए, तो म्यू नॉट के फॉर्म में लिख दो इसको, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1/c² एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इजीली लिख सकता हूं 1/c² एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको अब जस्ट सॉल्व करना है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं अब आगे। तो नेक्स्ट पेज में जब हम जा रहे हैं तो यहां पर बस अब आपको करना क्या है, यहां पर सी, यहां पर जो लिखा हुआ है देखो इधर, जो ये सी लिखा हुआ है, सी का मतलब क्या होता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी, और स्पीड या फिर वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1। ये तो पता ही है LT-1 होती है, और इसको स्क्वायर करेंगे तो इजिली निकल जाएगा। तो म्यू नॉट की डायमेंशन अगर हम देखेंगे तो म्यू नॉट की डायमेंशन आएगी आपकी म्यू नॉट इक्वल्स टू 1 कितना आएगा भाई, तो आपने कहा 1 आएगा सी की डायमेंशन। तो सी की डायमेंशन पता है हमें कितनी होती है, तो आपने कहा ये होती है LT-1, और इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और इंटू में कितना आ गया, तो आपने कहा इंटू में आ गया एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन ये बड़ी सी है, निकाल लिख लेते हैं इसको, m⁻⁻1 L⁻−3, फिर T⁻4, T⁻4 और A⁻2। अब ऐसे डायरेक्ट भी आप लोगों को पता होनी चाहिए डायमेंशन, बट अगर डायरेक्ट नहीं पता है तो आप इस तरीके से इजीली निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट अगर आपको याद होगी तो 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, बट नहीं है तो आप वहां पर इजीली ऐसे करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि डायमेंशन फाइंड कैसे होगी। बट उसके लिए बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जिसमें कि आपके पास 2 फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला आपका था ये वाला फॉर्मूला, जो FE वाला फॉर्मूला मैंने लिया है, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। और दूसरा फॉर्मूला आपका था ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इन 2 फॉर्मूले के यूज से अब वो वहां पर डायमेंशन निकाल सकते हैं, किसकी, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की। अब जब म्यू नॉट की डायमेंशन निकालने तो जस्ट इसका रिवर्स करना है, मल्टीप्लाई करना है, और तो कुछ करना ही नहीं है। तो यहां से जो म्यू नॉट की डायमेंशन आ जाएगी वो कितनी आएगी, तो आपने कहा म्यू नॉट की डायमेंशन आएगी m, तो ऊपर जाएगा तो m का m हो जाएगा। अब देखो इधर, यहां पर भी L है और यहां पर L⁻⁻3 है, तो कितना हुआ L⁻², और L⁻⁻2 ऊपर जाएगी तो L की पावर क्या हो जाएगी 2, L की पावर हो गई 2। फिर यहां पर देखते हैं किसको भाई, तो अब देख रहे हैं हम यहां पर T को। अब एक गलती यहां पर क्या हो गई है कि हमने पहले स्क्वायर नहीं करा है, तो पहले स्क्वायर कर लो, ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। तो गलती अगर हो रही है तो पहले प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व कर लें। तो कैसे करेंगे इसको, लिखेंगे 1 फिर लिखेंगे इसमें क्या चीज, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर इसका स्क्वायर यानी L² लिख दिया, स्क्वायर कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना, तो फिर गलती नहीं होगी, m-1 L-3 T4 A2। अब कोई गलती होगी नहीं। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन म्यू नॉट इक्वल टू कितना आएगा, तो आपने कहा ये आंसर आ जाएगा 1 फिर सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, तो आपने कहा ये आ जाएगा आपका m इनवर्स, तो ऐसे ही रहा। L की पावर कितनी आएगी, तो आपने कहा L की पावर होगी -1, और T की पावर कितनी होगी, तो आपने कहा 2, और A का तो पावर 2 ही रहेगा, कोई मल्टीप्लीकेशन हो नहीं रहा है। तो जब हम यहां से म्यू नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू नॉट की जो डायमेंशन यहां से आई तो वो आएगी MLT-2 A-2। ये किसकी डायमेंशन आ गई, एप्सिलॉन म्यू नॉट की। अब म्यू नॉट की डायमेंशन जैसी आ गई है, अब इजिली हम क्या कर सकते हैं, यहां से वो वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें दिया क्या है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट, वो भी अंडर रूट में। ठीक है, तो यहां से इजीली क्या कर सकता हूं मैं, ये वाली डायमेंशन इजीली निकाल सकता हूं। अब जब निकालते हैं इसको कितना आएगा तो पेज लेते हैं न्यू। अब क्या करना है आपको, जस्ट वो फॉर्मूला लिख लेना है। वो क्वेश्चन जो लिख था हमारे पास, वो क्वेश्चन था आपके पास अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट, यही तो था आपके पास रिलेशन। बस इसको सॉल्व कर लो। अब कितना आएगा, तो आपने लिखा अंडर रूट, फिर इसके अंदर डाल दिया आपने वैल्यू। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की कितनी थी, तो आपने कहा एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन थी वो तो लिखी हुई थी m-1
फिर L-3, फिर कितनी आएगी, फिर आएगी T4, फिर कितनी आएगी, फिर आपने कहा A2। ये डायमेंशन किसकी हुई, ये डायमेंशन ऊपर वाली वैल्यू की हुई, यानी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन ये मैंने लिख चुका हूं। अब जो डायमेंशन मैं लिखूंगा वो किसकी डायमेंशन होगी, वो डायमेंशन होगी किसकी, म्यू नॉट की। म्यू नॉट की डायमेंशन लिख दो फटाफट से। जो डायमेंशन आएगी वो आएगी m इंटू एल, फिर कितना आएगा, फिर आएगा t-2, फिर कितना आएगा भाई, फिर आएगा a-2। ये डायमेंशन आपकी आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, बस कुछ नहीं है कि ऊपर भेज दो, कुछ कटेगा, कुछ मल्टीप्लाई होगा, देख लो कितना हो रहा है। तो आपने कहा ये आएगा m⁻², l⁻⁻4, ठीक है, t⁻, कितना आएगा 6, ठीक है, और a⁻ आएगा 4। फिर अगर इसको हम ढंग से लिख दें तो कितना आएगा, अंडर रूट हटा दो तो कितना आएगा, अंडर रूट जैसे ही हम हटाएंगे आंसर आपका आ जाएगा m⁻⁻1, l⁻⁻2, t⁻3 और a⁻2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इजीली ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि कुछ नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में बस दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। या तो आपको एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की डायरेक्ट डायमेंशन पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है डायमेंशन तो आप यहां पर दो फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला ये वाला है, दूसरा फॉर्मूला आपका ये वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूले आप अलग अलग रिलेशन से निकाल सकते हैं, बट ये भी एक बहुत आसान तरीका है निकालने का। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो ये है कि इसमें से आपके पास जो सेट्स दिए हुए हैं अलग अलग, इस हर ऑप्शन में आपके पास कोई सेट दिया हुआ है। इन सेट में कह रहा है कि ऐसा कौन सा सेट है जिसमें कि जो क्वांटिटीज है उनकी डिफरेंट डायमेंशन है। ठीक है, तो डिफरेंट डायमेंशन वाले सेट को आपको फाइंड करना। अब जैसे आपके पास पहला सेट है, इसमें पहले सेट में पहला क्वांटिटी है प्रेशर, दूसरी है यंग्स मॉडुलस या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और थर्ड है आपके पास स्ट्रेस। तो याद रखना, प्रेशर और स्ट्रेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है, और नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, और इसकी जो डायमेंशन होती है वो भी बताई थी मैंने आपको, कितनी होती है इसकी डायमेंशन, इसकी होती है ml⁻t-2, ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, l², ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस का भी साथ भी सेम वही सीन है। सिग्मा इक्वल्स टू होता है फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला तो वही होगा, मतलब जो डायमेंशन हो वो तो वही होगी। डायमेंशन कितनी होगी, ml⁻t-2, तो डायमेंशन एकदम सेम है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, l²। तो इसमें तो कोई अलग चीज है नहीं। अब लास्ट इसमें है जो आपका यंग्स मॉडुलस है, तो यंग्स मॉडुलस को इसका फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस को शो करते हैं सिग्मा से, स्ट्रेन को शो करते हैं एप्सिलॉन से। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आपका हो गया है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अगर है तो स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस होगा, यानी यहां पर जो डायमेंशन आएगी वो सेम कौन सी वाली आएगी, जो स्ट्रेस की डायमेंशन है। तो इसका मतलब है कि पहले पेयर में तो सबकी डायमेंशन क्या है, एकदम सेम है, और वो कितनी है वो आप यहां से इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलते हैं आगे नेक्स्ट, इसको आराम से इरेज कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो गलत नहीं है, मतलब वो ऑप्शन हमारा है नहीं, इसका मतलब उसमें जो सारी की सारी जो भी सेट में जितनी भी क्वांटिटी है सबकी डायमेंशन क्या है, एकदम सेम। अब चलते हैं अगले को ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट सेट जो आपके पास दिया हुआ है, इस नेक्स्ट सेट में पहला है ईएमएफ, दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस, और तीसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये जो तीनों क्वांटिटी है, ये तीनों एक टाइप के पोटेंशियल ही है, और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन बाय चार्ज। अब यहां पर अगर आप डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन कितनी होती है, वर्क डन की जो डायमेंशन होती है वो होती है एनर्जी के बराबर, और वो कितनी होती है, ml²t-2, लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था। और अपॉन में a×t करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो सॉल्व करके जो डायमेंशन आएगी वो आएगी ml²t-3a-1। अब मैंने कहा आपको ईएमएफ भी एक टाइप का क्या है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही भाई, पोटेंशियल ये डायमेंशन तो सेम होगी, चाहे पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पोटेंशियल है, इसका मतलब है कि इस सेट में भी जो सारी की सारी क्वांटिटीज हैं उन सब की डायमेंशन क्या होगी, सेम, यानी ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा करेक्ट। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट अगले ऑप्शन में जो क्वांटिटी ये दे रहा है वो क्वांटिटी आपके पास है, पहला है हीट, दूसरा है वर्क डन, फिर है एनर्जी। अब मैंने कहा हीट भी तो एक टाइप की एनर्जी है,
और जो वर्क डन है और जो एनर्जी है उन दोनों की जो डायमेंशन है वो एकदम सेम होती है, बताया था। और वो भी कितनी होती है, मैंने कहा कि एनर्जी हो चाहे हीट हो, हीट एनर्जी एकदम सेम है। और हीट और एनर्जी और जो वर्क डन है सबकी डायमेंशन एक होती है, और वो होती है ml² T-2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन सही होगा, पर चेक कर लेते हैं कि होता क्या है इनकी डायमेंशन। तो मैंने कहा कि अगर हम यहाँ इनकी डायमेंशन देखें तो जो आपका डाइपोल मूवमेंट आएगा, असल में डाइपोल मूवमेंट क्लास 12 में आपके पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जो ये डाइपोल मूवमेंट है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल्स टू Q इंटू 2A। ठीक है, 2A क्या है, डिस्टेंस है। तो इसका जो डायमेंशन हम निकालें तो कितनी निकलेगी, तो आपने कहा A इंटू टी। और 2 का तो कोई मतलब है नहीं डायमेंशन में क्योंकि कांस्टेंट है, और डिस्टेंस की होती है L। तो ये डायमेंशन किसकी हो गई, तो ये डायमेंशन होगी किसकी, मूवमेंट की, डाइपोल मूवमेंट की। अगला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, ये सारे फॉर्मूले जो भी लिखाता जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप 11th 12th में फिजिक्स पढ़ेंगे या फिर एनडीए का पेपर सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन लिखते वक्त या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगला जो आपके पास आ रहा है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से शो करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई डी ए, ई इंटू डी ए। ठीक है, डीए का मतलब है एरिया या चेंज इन एरिया। अब इसको अगर आप लिखेंगे डायमेंशन, तो डायमेंशन आप इजीली इसकी लिख सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन है वो कैसे लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन लिखने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन लिखने का जो फॉर्मूला है अभी यहां दिखा देता हूं। उसके लिए जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, एक मिनट। उसके लिए जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला होता है आपका, वो फॉर्मूला आपका होगा F इक्वल्स टू E इंटू क्यू। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन, ये भी फॉर्मूला आपका क्लास 12th में आएगा। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, F इक्वल टू E इंटू क्यू। अब यहां से E की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी होगी, तो आपने कहा F बाई क्यू। F की डायमेंशन आपको पता है, Q की डायमेंशन पता है, फटाफट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो कितनी आएगी, तो आपने कहा फोर्स की तो होती है mlt-2, तो लिख देते हैं mlt-2। और चार्ज की जो डायमेंशन है वो भी हम लोगों को पता है, चार्ज की डायमेंशन होती है a इंटू में टी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो आपने कहा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ml-t-3, क्योंकि वन डायमेंशन मतलब t की वैल्यू यहां भी जाएगी 1, तो कितनी आ जाएगी t-3, और a की वैल्यू आएगी -1। तो ये डायमेंशन किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की डायमेंशन क्या सेम नजर आ रही है, डाइपोल की डायमेंशन ये है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे सॉल्व करके, m0, m में कुछ है नहीं तो m0 लिख सकते हैं, LAT। तो डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन ये है, दोनों एकदम अलग अलग डायमेंशन है। तो इसका मतलब है कि दो की डायमेंशन तो एकदम सेम नहीं है। करेक्ट ऑप्शन तो हमें पहले ही पता लग गया है। बट हम थर्ड क्वांटिटी की डायमेंशन भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन क्या है। फील्ड की डायमेंशन तो हमने निकाल ली, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन कितनी होगी, तो मैंने कहा फील्ड इंटू एरिया कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन थी वो थी आपकी कितनी, वो थी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन है वो कितनी है, वो है ml-t-3a-1। इसको अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, एरिया की डायमेंशन कितनी होगी, तो आपने कहा L²। तो जैसे आप इसको L² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आपके पास आएगा वो आ जाएगा आपका ml-3t-3a-1। तो साथ साथ क्वेश्चन करते करते भी आपको ये सारी डायमेंशन पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तभी मैं यहां पर सारी क्वांटिटी की डायमेंशन आपको लिखते दिखा रहा हूं, जिसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। बेसिक फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन इजिली लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में जो ये बोल रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन, यहां पर आपको डायमेंशन निकालनी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब यहां पर क्या है भाई, एप्सिलॉन नॉट का मतलब बताया था मैंने, परमिटिविटी होती है, एक टाइप का रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है, और ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब दोनों की डायमेंशन में लिख चुका हूं। ठीक है, अब डायमेंशन बार बार मैं लिख नहीं रहा हूं, आप इजिली उसको देख सकते हैं पीछे से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन मैंने अभी निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन थी कितनी, ml-t-3a-1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन।
ठीक है। और जो आपकी एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी की डायमेंशन थी वो कितनी थी भाई? तो परमिटिविटी की डायमेंशन अभी निकाली थी हमने, वो थी परमिटिविटी की डायमेंशन आपकी कितनी थी भाई? वो थी m-1 l-3 t4a2। तो m-1 वो थी आपकी m-1 l-3 t4a2, यही लिखी थी भाई। पीछे दोबारा देख लेते हैं, देखो यही लिखवाई थी जब सॉल्व करा था। तो कितनी थी भाई? परमिटिविटी की जो डायमेंशन मैंने निकाली थी एप्सिलॉन नॉट की भाई, तो कितनी निकली थी आपकी? m-1 l-3 t4a2। ठीक है, ये डायमेंशन थी। अब कुछ नहीं करना आपको, देखो जब इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं तो यहाँ पर 1/2 तो क्या है? कांस्टेंट। तो 1/2 का कोई रोल यहाँ पर नहीं है, 1/2 को आप ऐसे ही फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो एप्सिलॉन नॉट की जो हमने डायमेंशन लिखी थी, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन थी m-1 l-3 t4a2, ये थी ना डायमेंशन। अब जब हमने ये लिख दिया है, इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी एप्सिलॉन नॉट, अब ई इसमें ई स्क्वायर दिया हुआ है तो ये भी ध्यान रखना है, ई स्क्वायर यानी ई का पावर 2 करना पड़ेगा। तो यानी ई स्क्वायर अगर हम यहां से कर देंगे तो ई स्क्वायर कितना आएगा? तो आपने कहा ये आएगा m2l2 t की पावर -6 a की पावर -2, क्योंकि आपने स्क्वायर कर दिया है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आपने e को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करा, ई स्क्वायर को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करा, तो आंसर जो आपके पास आएगा वो आप खुद कैलकुलेट कर लेना, कितना आएगा भाई? m2 l2 t की पावर -6 a की पावर -2। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? m-1 l-3 t की पावर 4 a की पावर 2, इसके साथ आपको इसको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इजीली आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके साथ आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा आंसर कितना आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई जैसे ही आप इसको करेंगे, मल्टीप्लाई जैसे ही आप इसको करेंगे तो आंसर आपका आएगा m-1 l की पावर कितनी आएगी भाई? -1, t की पावर कितनी आएगी? -2, और a की पावर तो कितनी आएगी? 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो जहां तक समझ में आ रहा है इसमें ऑप्शन कौन सा वाला सही है भाई? गलती तो नहीं करी कुछ? एक बार चेक कर लेते हैं। जब आपने स्क्वायर करा तो एम स्क्वायर हुआ, बिल्कुल एम स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या? एल की पावर 2 हो गई, ठीक है। टी की पावर -6 हो गई, ए की पावर -2 हो गई, बिल्कुल सही। इसके बाद जब आपने मल्टीप्लाई करा तो एम की पावर इतनी हो गई, एन की पावर 1, तीनों में एम की पावर 1 है, एल की पावर -1। इसका मतलब यहां पर जो सी ऑप्शन है वो -1 होना चाहिए। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, जो सी ऑप्शन है वो एल की पावर -1 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एकदम सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपके पास एक तरफ दी हुई है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी तरफ दी हुई है उसकी डायमेंशन। तो आपको करना क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी को उसकी डायमेंशन के साथ मैच करवाना है। तो जैसे आपके पास पहली जो आपके पास क्वांटिटी आ रही है उसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो जो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा एम वी इंटू में आर। ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी एम वी आर। एम का मतलब मास, मास की डायमेंशन होती है कैपिटल एम। एल की जो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है वो होती है एल टी -1। और जो आपका आर है, इस आर की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है? तो आर की डायमेंशन होती है एल। तो अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? वो आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी -1। ठीक है, तो यानी हम कौन सा वाला ऑप्शन सही है? तो दिख रहा है एम एल स्क्वायर टी -1, तो इसको इससे मैच करवा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगला आपके पास आ रहा है लेटेंट हीट। नेक्स्ट कौन सा वाला आ रहा है? लेटेंट हीट। अब जो लेटेंट हीट आपके पास दिखाई दे रहा होगा, ये आपके पास नेक्स्ट आ रहा है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का अगर हम देखेंगे तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एम इंटू में एल। तो एल होती है लेटेंट हीट, तो Q बाई एम हो जाएगा फॉर्मूला। अब Q का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? तो आपने कहा Q का फॉर्मूला हम जानते हैं, Q का फॉर्मूला होता है एनर्जी के बराबर, यानी एनर्जी होता है वो हीट। तो एम एल स्क्वायर टी -2 ये हुआ। और अपॉन में कितना हो जाएगा? तो हमने कहा अपॉन में आ जाएगा एम। एम से हम खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? एल स्क्वायर टी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर टी स्क्वायर लास्ट ऑप्शन है, तो इस लेटेंट हीट वाले को लास्ट ऑप्शन से मैच करवा दो। इसे किससे मैच करवा देते हैं? लास्ट वाले से मैच करवा देते हैं, बस। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। इसके बाद अगला आ रहा है आपके पास क्वांटिटी जिसका नाम क्या है? टॉर्क। अब हम बात करेंगे किसकी? टॉर्क की।
तो जब हम टॉर्क की बात कर रहे हैं तो टॉर्क का आपको यहां पर फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले इसको मिटा देते हैं। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क टॉर्क को टाउ से शो करते हैं। टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने कहा ये होता है, फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, और डिस्टेंस तो डिस्टेंस है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डायमेंशन एल है, तो आंसर आएगा ml² t-2। कितनी होगी, ml² t-2। अब चेक कर लेते हैं ml² t-2 कौन सी है भाई। तो यानी ये ए ऑप्शन सही नजर आ रहा है, इसमें जो गलती है वो ये है कि माइनस में आना चाहिए 2। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर t-2 का आएगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं t-2। ठीक है, तो यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इसको इससे मैच करवा देते हैं। ठीक है, इतनी दिखाई दे रहा हूं। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट अगली क्वांटिटी जिसका नाम है कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस की जब मैं बात कर रहा हूं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कैपेसिटेंस सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू बाई वी। क्यू यहाँ पर चार्ज है, वी है पोटेंशियल। अब इसने जब बोला है तो चार्ज को इसने क्या माना है, यहाँ पर बेसिक क्वांटिटी माना है। चार्ज को क्या माना है इसने, बेसिक क्वांटिटी। अगर चार्ज को इसने बेसिक क्वांटिटी माना है, इसका मतलब है कि अगर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसने क्यू को क्यू के फॉर्म में रहने दिया है, इसको कन्वर्ट नहीं करा। असल में जो चार्ज होता है वो बेसिक क्वांटिटी नहीं होती, करंट बेसिक क्वांटिटी होती है, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से इसने क्या बोला हुआ है, चार्ज को बेसिक क्वांटिटी माना है। तो अगर इसने चार्ज को बेसिक क्वांटिटी माना है तो हम उस अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो अब कितना आंसर आएगा, तो आएगा ये Q² बाई W। तो क्यू चार्ज की जो डायमेंशन इसने बोली है वो बोलिए क्यू ही रखो, A इंटू टी मत रखो। तो कितना आ जाएगा, तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका Q² अपॉन में कितना आएगा, ये अपॉन में आएगा वर्क डन की डायमेंशन। तो वर्क डन की डायमेंशन कितनी होती है, एनर्जी के बराबर ml² t-2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आपका मैच करेगा वो कौन सा वाला मैच करेगा भाई, साफ सीधे दिखाई दे रहा है कि कैपेसिटेंस का आंसर मैच करेगा ये वाला। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लेना, इस क्वांटिटी को जैसे ही आप डिवाइड करके ऊपर भेजोगे तो आंसर आपका ये वाला मिलेगा, m-1 l-2 t2 और q के बराबर। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट आपका आ रहा है इंडक्टेंस। ठीक है, अब इंडक्टेंस के सेम भाई है किसका, जैसे कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस आप पढ़ते हो जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास क्या आ रहा है, अब इंडक्टेंस आ रहा है। तो अब इंडक्टेंस का आपको करना है, क्या नाम है, इंडक्टेंस का आपको डायमेंशन लिखनी है। तो इंडक्टेंस की डायमेंशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जो एनर्जी होती है इंडक्टेंस में वो कितनी होती है, तो मैंने कहा इंडक्टेंस में एनर्जी होती है, एनर्जी इक्वल्स टू हाफ Li²। आप इजीली इससे भी निकाल सकते हैं, वैसे बहुत सारे फॉर्मूले अलग अलग, आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पर जो एनर्जी की डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, वो होगी ml² t-2, ये होती है एनर्जी की। ठीक है, L ऐसी रहेगा, और A की जो डायमेंशन होती है वो आपको किसके फॉर्म में निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी I है वो बेसिक क्वांटिटी नहीं है, करंट बेसिक क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पर चार्ज बेसिक क्वांटिटी है, तो करंट को चार्ज के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो आंसर कितना आएगा यहाँ से, QT-1। तो QT-1 क्या हो जाएगी, I की डायमेंशन। तो फटाफट इसको लिख देते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको लिखा तो डायमेंशन आपकी हो जाएगी डायमेंशन आपकी हो जाएगी QT-1 का स्क्वायर। अब इसको भेज दो उसके नीचे, तो L की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी ml² t-2, और अपॉन में अगर इसका स्क्वायर करके भेज दूं मैं, तो अपॉन में स्क्वायर करके अगर मैं भेजूंगा तो आंसर कितना आएगा, ये आएगा Q² t-2। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, जब आप इसको ढंग से खोल लोगे तो इसकी एक पावर से ये तो खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर इसको देखेंगे तो आंसर आएगा ml² q-2। अब ये कौन सा ऑप्शन है, तो आपने कहा कि क्या इंडक्टेंस में जो ऑप्शन सही आ रहा है वो ये वाला, दूसरा वाला ऑप्शन एकदम मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, अब लास्ट जो आपके पास दिया हुआ है रजिस्टिविटी, इसका हम देख लेते हैं। लास्ट आपको कौन सा दिया है क्वांटिटी, रजिस्टिविटी दी हुई है। तो रजिस्टिविटी को हम अब देख लेते हैं कि रजिस्टिविटी के लिए अब क्या होगा। रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल्स टू रो L/A। तो इसमें जो रो है वो है रजिस्टिविटी। तो यहां से सबसे पहले मुझे रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, तो ओम्स लॉ लगा देते हैं, V इक्वल्स टू I इंटू आर। तो यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो R की डायमेंशन आएगी V बाई I। अब मैं V और I दोनों की डायमेंशन अभी लिख चुका हूं, तो क्या 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 थी भाई, जरा देख लेते हैं जल्दी से। तो जो मेरी I और V और I की डायमेंशन थी, V की थी आपकी
एल स्क्वायर टी माइनस टू क्यू माइनस वन। ये किसकी थी? वी की। और आई की डायमेंशन क्या थी? तो आई की डायमेंशन आपकी थी क्यू टी माइनस वन। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका ये आंसर आपका आ जाएगा आर का, ये आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन क्यू माइनस टू। ये आपका आंसर आ गया। अब इसको पुट करना है यहां पर, तो रो की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, रो की डायमेंशन कितनी आएगी, तो जरा इसको पहले हटा देते हैं, सीधा यहां पर पुट करते हैं ये वैल्यू। अब जैसे ही मैंने ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करी, जरा पुट कर लेते हैं भाई उठा के, इसको उठा के शिफ्ट कर दो डायरेक्टली इधर। तो जैसे ही मैंने इसको शिफ्ट करा यहाँ पर, तो अब अगर आगे सॉल्व करेंगे तो रो तो ऐसे ही आएगा। फिर एल क्या है आपकी? डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट होती है एल, और एरिया की होती है एल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहां से? रो आपका आ जाएगा यहां से, रो आपका आ जाएगा यहां से कितना? एम, फिर आएगा आपका एल क्यूब, फिर आएगा टी माइनस वन, फिर आएगा क्यू माइनस टू। कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो लास्ट ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है यही ऑप्शन सही होगा, तो इसको मैच कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सारी की सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन आपने देख ली है। वैसे आप एक अगर 4 डायमेंशन लिखेंगे तो 5 ही आपका इजीली मिल जाएगी, बट मैंने सारी की डायमेंशन की फॉर्मूले के साथ उसको निकाल के दिखा दिया है। अगर डायमेंशन आपको डायरेक्ट याद है तो इजीली आप निकाल सकते हैं, वैसे अगर आपको फॉर्मूले भी बताएं वहां से आप इजीली भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन अभी एनडीए में करे थे, इन सारे क्वेश्चन की हेल्प से आप एनडीए में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे एनडीए में क्वेश्चन बना सकते हैं। और इसके बाद जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो भी चीजें थी, यानी बेसिकली जो एनडी में अभी तक पूछा हुआ है वो बेसिक क्वांटिटी, यूनिट्स और मेनली डायमेंशन के बारे में पूछा गया है। तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में आज कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन में स्ट्रेट लाइन में हो चाहे 2D में मोशन हो, हम एक साथ कवर कर लेंगे उसको। तो जो मोशन वाला जो चैप्टर नेक्स्ट करेंगे अगली वीडियो में, वहां पर से हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 एकदम कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।